नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। शाम के 7 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है प्राइम डिबेट। दोस्तों, अब देश में आम सभा चुनाव को लेकर आखिरी यानी 7वें चरण के लिए भी चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीट समेत आखिरी चरण में 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। 7वें चरण में पंजाब की सारी सीटें, 13 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 9, उड़ीसा की 6, चंडीगढ़ की 1 और झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर भी 1 जून को ही मतदान होना है। 7वें चरण के मतदान में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के रण और पंजाब के चुनाव पर टिकी हैं। जहां तक बात की जाए इस आखिरी चरण की, तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोरखपुर से अभिनेता सांसद रवि किशन, मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं कि किस्मत दांव पर लगी है। बिहार के पटना साहिब से बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर, पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती की किस्मत भी दांव पर लगी है। मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अपना दलेस की नेता अनुप्रिया पटेल, गाजीपुर से माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की किस्मत का भी फैसला इसी आखिरी चरण में होना है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, ये तो कहा ही जा सकता है कि आखिरी चरण का रण भी इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच काफी टक्कर का होने वाला है। चाहे बात की जाए एनडीए की या फिर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, दोनों ताकतों ने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर आखिरी चरण में नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दर्जनों जनसभाएं, योगी कैबिनेट के दोनों डिप्टी सीएम समेत दर्जनों कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, सब ने पूरे दमखम से चुनावी माहौल को गरमाया है। पीडीए का फार्मूला लेकर चुनाव में ताल ठोक रहे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत डिंपल यादव तक प्रचार करती नजर आई हैं इस आखिरी चरण में। आज हम इसी आखिरी चरण के मुकाबले पर एक दिलचस्प चर्चा करने जा रहे हैं एक बेहतरीन पैनल के साथ। चर्चा पर चलें इसके पहले सुन लेते हैं कुछ सियासतदानों के बयान। ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आप देखते होंगे सरकार सम्मान भी कर रही है, सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, विकास भी करा रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दे रही है, विरासत भी है, विकास भी है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भी है। ये भानुमति का पिटारा है। जितने दल हैं उतने ही खेमे हैं। रिजल्ट आ रहा है 4 जून को, और 4 जून को बताओ क्या है? मंगल का दिन है, उसी दिन मंगल होना है। बताओ मंगल होना है कि नहीं होना है 4 जून को? और जो लोग जनता को धोखा दे चुके हैं, गरीबों को धोखा दे चुके हैं, बताओ पीडीए की ताकत से घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं? और इतने घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन का नाम भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। तो सुना आपने आखिरी चरण का यह आखिरी मुकाबला और आखिरी चुनाव सभाओं का दौर। आज आखिरी दिन भी तमाम सियासतदानों ने जमकर अपने विरोधियों पर हमला बोला। इस आखिरी चरण में देश के 57 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 904 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। 8 राज्यों में ये चुनाव होना है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी इसमें शामिल है। जहां तक बात कर दी जाए उत्तर प्रदेश की, तो 13 सीट जो लोकसभा के आते हैं 11 जिलों से ये संबद्ध हैं और यहाँ पर 144 प्रत्याशी, जिसमें 134 पुरुष और 10 महिला हैं। एक दिलचस्प मुकाबला है, पूर्वांचल का ये रण है। चूँकि ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है उत्तर प्रदेश की खासकर बात की जाए तो यहाँ ये क्षेत्र जो है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से जुड़ा हुआ है।
बात कर ली जाए पंजाब की तो निश्चित तौर पर यहाँ हालात बदले हैं। पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में दिल्ली में तो है, लेकिन पंजाब में ऐसे हालात नहीं हैं। वहाँ कांग्रेस उसकी दुर्बुरदी बनी हुई है। इन सब के बीच जो एनडीए ने वहाँ ताकत झोंकी है, उसको लेकर के सबके सियासी निगाहें टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो जिस तरह से वहाँ पर धुआंधार वोटिंग हुई है पिछले 6 चरणों के मतदान के वक्त, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और सब बड़े बड़े जो सियासत के जानकार हैं वो गुड़ा भाग करने में लगे हुए हैं कि आखिर ये जो भारी मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल में, रिकॉर्ड मतदान जो हुआ है पश्चिम बंगाल में, वो किस ओर इशारा करता है। फिलहाल इन 7 चरणों के अगर चुनाव की बात कर ली जाए, 7वां चरण जो 1 जून को होना है और 6 चरण हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर सियासी दल ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर जनता का मिजाज किस ओर जा रहा है, कौन से मुद्दे उन पर हावी हैं। बेरोजगारी, महंगाई, या फिर राम भक्ति, या फिर जो मुद्दे उठाए गए हैं आरक्षण को लेकर के, संविधान बचाने को लेकर के और आरक्षण समाप्त करने जैसे मुद्दे जो सियासी मंच से उठे उनको लेकर के। कुल मिलाकर के मुकाबला दिलचस्प है और जो मतदाता है वो बिल्कुल साइलेंट है। अब 7वें चरण यानी ये कहा जा सकता है कि अब आम सभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर खड़ा है और 1 चरण का जो मतदान बचा है वो भी 1 जून को संपन्न हो जाएगा। देखना यह भी दिलचस्प होता है कि इस बार मत प्रतिशत में क्या कोई इजाफा होता है या पिछले 6 चरणों के बराबर ही या उसके आसपास ही मतदान होता है। अब बात कर ली जाए अगर 2019 के परिणाम की, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की बात की जाए तो 25 सीटें उनके पास थी, एनडीए के पास 32 सीटें थी, कांग्रेस के पास 8 और यूपीए के पास 9 और अदर्स के पास 14। यानी कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन जिस दमखम के साथ चुनाव मैदान में डटा है उसके लिए चुनौती है कि वो कैसे एनडीए को शिकस्त दे सके। हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले हम अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहेंगे। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आजम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अपर्णा जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। अपर्णा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यामिन कादरी साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता रजनीकांत मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी पक्ष हम जानेंगे इस चर्चा के दौरान। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आप तो जान ही गए होंगे कि सबसे पहले बारी आप ही की है, माहौल आप ही को बताना होगा, फिर मैं सियासतदानों के पास जाऊंगा। देते हैं इसके लिए धन्यवाद जी। ये सत्य है कि इस बार जनता भी कंफ्यूज है। जितने मुद्दे आपने गिनाए हैं, धर्म के नाम पे, संविधान के नाम पे, कहीं अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके नाम पे जनता भी सस्पेंस में रही है कि हम क्या निर्णय लें। लेकिन अब चुनाव का अंतिम चरण है। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि वोट अच्छा पड़ना चाहिए, लेकिन जिन मुद्दों से पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता को आकर्षित करना चाहा जी, वो जनता स्वयं भी कंफ्यूज हो गई है कि हम किस तरफ जाएं, किस तरफ न जाएं। क्योंकि सत्ता पक्ष ने भी अपने विकास के मुद्दे को प्रस्तुत किया और विपक्ष ने जो मुद्दे थे उसके अपने जी, वो मुद्दों से भी थक गई। वो भी जात, धर्म, संविधान, इस पे आकर के जनता को आकर्षण करने का प्रयास किया। लेकिन इस बार वोटर इतना साइलेंट है कि अच्छे राजनीतिक पुजारी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या माहौल रहेगा। फिर भी हमें तो ये उम्मीद नजर आ रही है कि जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जा रहा है कि 400 पार तो नहीं थी, क्योंकि कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो कई बार इस बात को उठाया हूं प्रमुखता से, मध्यम क्लास का ध्यान नहीं दिया है। और मध्यम क्लास का ध्यान न देने की वजह से मध्यम वर्ग भारतीय जनता पार्टी से काफी दुखी है। तो चर्चा करते हैं तो मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा जी इस सरकार में पीड़ित हुआ है। कोई भी मध्यम वर्ग को भारतीय जनता पार्टी द्वारा छूट प्रदान नहीं की गई।
उनके लिए तो योजनाएं आपने मुफ्त राशन दे दिया और बहुत सी योजनाएं, लेकिन जो मध्यम क्लास जो आपका टैक्स पेयर है, कोरोना के बाद से ना आपने उसका कोई टैक्स माफ नहीं किया, किसी टैक्स में रियायत आप नहीं। अब चूंकि अभी तक समय आपका रहा, अब समय उस जनता का आ गया है, मीडियम क्लास का आ गया है, जो 5-10 सालों से आपके चक्कर में अब हमारा अच्छा होगा। इससे कहीं न कहीं उम्मीद लगी हुई 5 सालों में भी मीडियम क्लास पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। संजय जी, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा समय हमको और दे दीजिएगा। मीडियम क्लास में हमारे मीडियम क्लास के जो पत्रकार बंधु हैं या अलग समाचार पत्र सचिवालय के प्रवेश पत्र बंद करा दिए गए। सुनील जी की आवाज ठीक की जाए। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोले कंटिन्यू करें। जो मीडियम क्लास के पत्रकार थे, हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो छोटी छोटी खबरों को ग्रामीण अंचलों से ला करके सरकार तक पहुंचाते थे, उनको स्वयं सरकार तक पहुंचना मुश्किल हो गया। अब चुनाव आया है तो जो मीडियम क्लास के पत्रकार हैं या संगठन हैं या जो लघु समाचार पत्र हैं, उनको भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं, जिसका चुनाव में कहीं न कहीं असर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, विधानसभा चुनाव भी 27 में है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग के ध्यान नहीं दिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपने मीडियम क्लास कोई राह नहीं दी और आपका वोटर जो है वो मीडियम क्लास ज्यादा है, लेकिन सुविधाएं उसके लिए कोई नहीं है। आप संजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, शासन से लेकर के सत्ता गलियारों तक आप रहते हैं, आप बताइए कि मीडियम क्लास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। सुनील जी, आखिरी चरण में क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए, आखिरी चरण, ये मेरा तो मानना है कि ये बहुत ही गंभीर चरण है। सारे दल भी लगे हुए हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के भी, और मुद्दे भी कुछ नए नए भी आ रहे हैं। कहीं पिछड़ा है तो कहीं मुजरा आ रहा है, इस तरह कई मुद्दे पुराने भी आ रहे हैं जो जनता देख रही है। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा संजय जी, वो काफी दिलचस्प होगा। जी, अपर्णा जी, क्योंकि पहले चरण में सुनील जी जरा शामिल कर लें, फिर आपसे विश्लेषण ले लेंगे। अपर्णा जी, सुना आपने वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी को, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि मध्यम वर्ग का इस सरकार ने ख्याल नहीं रखा है और जनता इस बार बहुत साइलेंट है। वो किस ओर जा रही है, बड़े बड़े सियासतदान या सियासी पंडित भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जनता का मिजाज क्या है। जवाब आपका। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, जब 2014 से अगर ये इलेक्शन की बात करते हैं या 2004 की बात कर लें, जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी लगता है और ये हमेशा होता है कि जब भी माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है तो किसी को माहौल समझ में नहीं आता है और आखिर में बाजी मार जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। चूंकि जो हेलो जी आवाज आ रही है, बोले। हाँ, चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है ना, मैं आपको बता दूं, वो निचले स्तर से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। तो हर कार्यकर्ता अपने आप में काम करता है। तो जैसे कि विपक्षी पार्टियां हैं जो, तो वो तो काम करती है माहौल बनाने का और हम काम करते हैं काम करने का। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि हम माहौल नहीं बना रहे हैं। और रही आपकी बात भी सही है कि कोई भी बड़े बड़े जो भी एनालाइज करते हैं वो भी इस बार अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जनता का चुनाव है, जनता लड़ रही है इस बार चुनाव 2024 का। वो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और विकास के मुद्दे इतने ही नहीं, उन्होंने रोजगार देखा है, उनको रोजगार मिला है, उनको अपने व्यापार मिले हैं। महिलाओं का इस बार देखेंगे कितना बड़ा अपने आप में योगदान रहा है 2024 के इलेक्शन में। आप जो भी अखबार देखते हैं और टीवी डिबेट्स देखते हैं, उनमें ज्यादातर महिलाओं को आगे आकर उन्होंने वोटिंग भी की है, उन्होंने मतदान किया है और उन्होंने अपने आप का 50% की आधी आबादी होने का उन्होंने अपना वो भी बताया है कि हाँ देखो, हम आधी आबादी हैं तो हम निर्णायक क्षमता में आएंगे इस बार। वैसे ही जैसे कि हम भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य मुद्दा रहा है महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिलाओं को हमने सशक्त बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है और आज की डेट में महिलाएं कर भी रही हैं और उनका झुकाव भी कहीं ना कहीं महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो कहीं ना कहीं वो आधी आबादी रही बात दूसरे विपक्ष की,
तो पिछली बार 2019 में जैसे कि इन्होंने इस बार गठबंधन किया है, इंडी अलायंस जो पूरा गठबंधन बना हुआ है, जो कि भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, तो इन्होंने क्या किया है इस बार, समाजवादी पार्टी वालों ने पिछली बार तो जो 2019 में किया था वो बसपा के साथ किया था, तो 18.5% जो इनका वोट है ना, वो तो इनका रहा नहीं इस बार। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, जिनके पास बस्ता लगाने का अपने कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं। समाजवादी, आप देखेंगे कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की जो अपनी बैठकें और उनकी जो रैलियां होती हैं, उसमें नारे लगते हैं सिर्फ एक, जैसे कि इनके मैनिफेस्टो में भी जग जाहिर है, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कहते हैं कि यादव मुस्लिम एकता जिंदाबाद, इस तरीके के तो नारे लगते। मैं अभी कहीं पर बैठी हुई थी तो मैं देख रही थी, अभी जब थोड़े दिनों पहले समाजवादी पार्टी के कांग्रेस की रायबरेली में रैली थी, तो ये नारे लग रहे थे वहां पर। तो इस तरीके का तो ये जो एक वोट बैंक को बचा के MY फैक्टर पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। और जनता को दिखता है कि ये सिर्फ एक ही इनके पास आधार है, एक ही मुद्दा है, उसी पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है आजम साहब, भाई आरोप आप ही के ऊपर था सीधा सीधा, आप MI फैक्टर के आधार पर ही केवल चुनाव लड़ते हैं। और रही बात, उन्होंने कहा कि आधी आबादी का साथ जो है भारतीय जनता पार्टी यानी NDA को मिला है। जी राजन जी, जो है संजय जी, सबसे बड़ी बात ये है कि भाजपा के ऊपर से लेके नीचे तक, यानी जो शीर्ष नेतृत्व और जो प्रवक्ता सब झूठ बोलते हैं। पता नहीं इन्होंने कहाँ से सुन लिया कि हमारे पब्लिक रैली में यादव मुस्लिम एकता की चर्चा हुई। हम लोगों ने तो नहीं सुना। दूसरी बात, हम लोगों ने वही तो कह रहे हैं, आप कहाँ से सुन लेती हैं? क्योंकि भाजपा वालों को हो सकता है कोई दिव्य दृष्टि होगी, जिस दिव्य दृष्टि से वो सुनते हैं। हम लोगों ने इस बार जो नारा दिया है PDA का, वही नारा ही तो भाजपा को परेशान कर रहा है। भाजपा हमेशा जो है पिछड़ों का दुरुपयोग करती थी। सुनिए, भाजपा हमेशा पिछड़ों का दुरुपयोग करती थी और उनका बहला फुसला के उनका वोट ले लेती थी। लेकिन इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पिछड़ों को जो वो दिया है, टिकट दिए हैं, यानी जो उनका सम्मान दिया है, उसी सम्मान से भाजपा बौखलाई हुई है। आप बताइए, हमारे 63 टिकट हैं, 63 में हम लोगों ने करीब करीब 40 टिकट पिछड़ों को दिए हैं, जो नान यादव है, यानी यादव भी नहीं है और मुस्लिम भी नहीं है। तो इसका मतलब है इनकी जो पिछड़े वर्ग में जो इनकी वो थी पकड़ थी, उसको हम लोगों ने बिल्कुल ढीला कर दिया है। इसी वजह से ये भाजपा परेशान है। आपने भी पूर्वांचल में देखा होगा कि जो 13 सीटें हैं, सिर्फ अगर इनकी वाराणसी की सीट शायद ये कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे, 12 सीटों पे बिल्कुल कांटे की टक्कर है। मतलब कोई ये आज के डेट पे ये लोग नहीं कह सकते हैं कम से कम भाजपा की हम जीत रहे हैं। जबकि हमारे 3 हमने वहाँ देखिए निषाद, बिंद और मल्लाह ये वाले लड़ाए हमने, उसके बाद राजभर भी लड़ाया हमने, अब 2 SC ST लड़ रहे हैं। इस तरह से हमारी सारी सीटें जो है सामाजिक दायरे में जो PDA का फार्मूला है उससे है। तो इसलिए भाजपा के सारे नेता हताश और निराश हैं। इनको ये मालूम है कि सरकार फिसल चुकी है, इसीलिए अब ये लोग ध्यानमग्न और तमाम चीज़ें अपने आत्मा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा पत्रकारों का ख्याल रखा होगा। सुनील जी बैठे हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने पत्रकारों के लिए बहुत सारी स्कीमें लाई, इवन प्लाट आवंटन लाया, कमरे दिए, दारुसफा वगैरह में उनको कमरे दिए। यानी शायद ही कोई नेता होगा जिसने पत्रकारों के लिए इतना किया हो। तो हम लोग हमेशा राजनाथ सिंह जी ने, मुलायम सिंह जी ने, हाँ मुलायम सिंह यादव जी ने और राजनाथ सिंह जी ने, बिल्कुल आप सहमत होंगे मेरी बात से। तो उन्होंने बहुत कुछ किया पत्रकारों के लिए। तो इसलिए हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि जिम्मेदारी से काम किया जाए और जो हर वर्ग है उसके साथ काम किया जाए। अब कि हमारा नारा ही है मध्यम वर्ग और गरीब को आत्मनिर्भर बनाना, यही हमारा नारा है। और हम लोगों ने महंगाई बेरोजगारी से अगर निजात मिलेगी तो जो गरीब है वो ऊपर उठेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, और जो मध्यम वर्ग है वो ऊपर उठेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। जी, 10 सेकंड का मुझे जवाब देने दीजिए। मैं अपर्णा जी बोलिए। आप जो PDA की बात कर रहे हैं ना, वैसा मेरी बात सुन लीजिए। आप ही हैं जिन्होंने ST ST का आरक्षण लेके जामिया मिलिया और AMU से उठाकर मुस्लिमों को दे दिया। तो इस तरीके की बात, आपका दोहरा चरित्र आखिरकार सामने आ ही जाता है जब आप बात करेंगे। तो
एसटी आप पीडीए का मुद्दा इस बार ले रहे हैं। पिछली बार आपने ब्राह्मणों को और आते हैं, अग्रसरों को सुन आपने लीजिए आगे करने की बात करी थी। तो आखिर आप किस पक्ष में है, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि इस बार आपका मुद्दा अलग है, दूसरी बार अलग है, तीसरी बार अलग है। हर चुनाव में आपका मुद्दा आखिर बदल क्यों जाता है, आप मुझे ये बताने की कृपा करें। ठीक है, आजम जी बता दीजिए, फिर रजनीकांत जी के पास चलते हैं। हाँ, नहीं बदलते हैं। ठीक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है अपर्णा जी, ठीक है। हाँ जी आजम संजय जी, 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, इन्होंने इन कानूनों के लिए क्या किया, क्या कोई कदम उठाया? ये भारत की जनता को बताएंगे कि संसद में बिल में लाया था और ये हुआ, विपक्ष ने विरोध किया। 10 सालों में किसी भी राज्य सरकार ने, किसी भी केंद्र सरकार ने इस तरह का कोई बिल नहीं लाया जिससे इस तरह की जो भी ये कह रही है कहीं आरक्षण है कहीं नहीं है कि उसे दूर किया जाए या हटाया जा सके। तो 10 साल में खुद ये सरकार निकम्मी है या तो ये सरकार चाहती है कि ये चीजें जारी रहे। आपको यहाँ रोकना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आप झूठे तथ्य पेश करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है। जो हुआ है मैं उस पर बात कर रही हूँ। ठीक है रजनीकांत जी, भाई दलीलें तो आप आजम खान साहब की भी सुन लिए, सुनील जी ने भी जो बातें रखी वो भी सबके सामने है। ये आखिरी चरण काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दांव पे तो हालांकि तमाम ऐसे नेता हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उनकी किस्मत लगी हुई है, लेकिन सबसे अहम बात है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के रण की। ये वो क्षेत्र है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, ये वो क्षेत्र है जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और केंद्रीय मंत्री भी हैं उनका क्षेत्र है, अनुप्रिया पटेल जी का क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात है वाराणसी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है। हालांकि पिछले बार आप लोग 11 सीटों पर कामयाब हुए थे। आरएलडी की बात मैं इसलिए अभी जो मैं बोल रहा हूँ रजनीकांत जी, वो एनडीए के लहजे से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप एनडीए के पार्ट हैं। उस वक्त आप समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ थे। क्या माहौल नज़र आ रहा है? देखिए, जो पूर्वांचल का रण है, अभी बात आई मध्यम वर्ग, तो मध्यम वर्ग हर हालत में बीजेपी का वोटर है। जैसे अभी सुनील जी ने कहा जी, वो हर हालत में बीजेपी का वोटर है और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बीजेपी को वोट करने जा रहा है और जहां भी चुनाव हो चुका वो वोट किया है। देखिए, बड़ी बात आई पीडीए जी, जो फार्मूला अभी आपने पीडीए का बताया कि हम पीडीए, देखिए क्या जयंत चौधरी पीडीए नहीं, पिछड़े में नहीं? क्या अनुप्रिया पीडीए में नहीं? क्या ओम प्रकाश राजभर पीडीए नहीं? क्या संजय निषाद पीडीए नहीं? किस पीडीए की बात आप करते हैं? आपने जो आपकी बिरादरी, अभी आपने कहा नान यादव, तो आपने यादव तो अपने घर में ही टिकट देते हैं ना, और देते ही कहाँ है? वो आप अपने घर में देते हैं, वो आपने दिया। बहुत गंभीर आरोप है। आप अपने घर में देते हैं, वो आपने दिया। देखिए, पीडीए की बात तो करना मतलब जैसे कहते हैं तो समझ नहीं आता। हम दो बातें कहते हैं पीडीए में, एक है ए और ए आता अल्पसंख्यक जो इन्होंने लगाया। मैं सन 99 से बात करता हूं, कभी इन्होंने उनकी चिंता नहीं की। सन 99 में हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह ने सदन में, जब पिछड़ों के आरक्षण से अल्पसंख्यकों का आरक्षण, जिसमें मेन रोल मुसलमानों का है, हम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, ठीक ना, उसमें 4.4% देने की बात की कि इनको अलग से दे दिया जाए। तो सबसे ज्यादा विरोध माननीय मुलायम सिंह जी ने, आज हमारे नेता स्वर्गीय हो गए, उन्होंने किया, लालू यादव ने किया, श्री लालू यादव ने किया। तो आप क्या बात करते हैं? आप ये दोहरे चरित्र पर क्यों रहते हैं? आप अभी कह रहे हैं कि हम यादव को टिकट नहीं दिया तो इनको नहीं दिया, तो आप यादव को टिकट क्यों देंगे? आपका तो परिवार ही, बस उन्हीं को आप टिकट देंगे। आपने कितने यादव, कितने उसको टिकट दिया है आपने? दूसरी चीज देखिए, मुद्दों से भटकाने की बात मत करिए। जो मुद्दों से भटका रहे हैं, मटुआने से भटका रहे मत। देखिए, आपने जब अभी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम किया जा रहा, उसमें भी आपकी भूमिका नहीं रही। आज चुनाव में आके आप उसको चिल्ला रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन बना, मैं भी उसका एक पार्ट था। मैं बहुत ईमानदारी से बात करूंगा संजय जी। जी जी। और उसको मजबूत करने के लिए हम, चाहे वो जंतर मंतर का आंदोलन रहा हो खिलाड़ियों का, चाहे किसानों का आंदोलन, जिसपे आज आप हमको घेरते हैं कि 700 किसानों के, मैं खुद ही बोलता रहा, हत्या पर नहीं, हमने 700 किसानों की हत्या पे समझौता नहीं किया।
मैं सरकार में जाकर उस पर काम करने के लिए हमने समझौता किया, क्योंकि आपका कंधा मेरे साथ नहीं मिला, कांग्रेस का कंधा मेरे साथ नहीं मिला किसी आंदोलन में। लाठी हमने अकेले खाई और मेरी संख्या विधानसभा में 9। मैं मानता हूं कि मैं एक छोटी पार्टी हूं, लेकिन लड़ाई तो हमने नेशनल लेवल पे लड़ी ना। हमने उन खिलाड़ियों के भी उम्मीद है कि लड़ी। भारतीय जनता पार्टी से का कंधा आपके साथ मिल जाएगा। नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी से बहुत अब उसके लिए देखिए, हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी, आज की नहीं, बहुत पहले वो रात में अपना सफर करना बंद कर दिए थे, अपनी सभाएं रोक दिए थे, क्योंकि वो महिला शौचालय नहीं होता था, सड़क के किनारे महिलाएं बैठी थी, कहीं जा रहे थे, लाइट पड़ी, फिर वो रात में निकले ही नहीं कभी जी। उन्होंने उस पर एक प्रतिबंध लगाया कि नहीं, और उसी जमाने में उन्होंने इसका सामुदायिक केंद्र और शौचालय और इस सब चीजों की बात की, और वही कानून है जो आज चल रहा है। आज उसको किसी किसी रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बनाया उन्हीं को है जी। हर घर में नल, हर घर में जल, हर घर को सब मकान, हर लोगों को उज्ज्वला योजना, ये बहुत सारी चीजें, बुनियादी चीजें थी जो मुझे लगा कि हम कहीं भटक गए हैं, तो हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां ये हो रहा है। बिल्कुल। फिर सम्मान मिला चौधरी चरण सिंह जी को, उस सम्मान के क्या पूरे देश के किसानों ने दिवाली मनाई थी उस दिन, और पूर्वांचल में तो खास तौर से मना है। कहिएगा तो मैं आपको तमाम वीडियो भेज दूंगा। नहीं, हमने देखा था। तो वो क्या, वो मेरे वोटर नहीं है, वो चौधरी चरण सिंह वोटर है, वो सभी एनडीए गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। इसलिए ये कोई मुगालते में न रहे कि सरकार किसी की बनने जा रही है, सरकार एनडीए की बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। जी। यामिन साहब, चर्चा में आपको भी मैं जोड़ लूं, आवाज आ रही है? यामिन साहब, आवाज आ रही है मेरी? यामिन कादरी साहब से संपर्क साधने की कोशिश की जाए। जाहिर सी बात है। सुनील जी, भाई रजनीकांत जी का तो सुन लिया आपने, और समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अपर्णा जी ने जो बीजेपी का पक्ष रखा, हालांकि अभी कांग्रेस प्रवक्ता से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, तो उनकी बातें बाद में आएंगी। आपका विश्लेषण चाहेंगे? देखिए, हमारे बड़े भाई रजनीकांत मिश्रा ने बड़े प्यार से कहा कि मीडियम क्लास चलिए, आपके आप विश्वास है, लेकिन इस विश्वास के साथ क्या आप उसके लिए कुछ सोचेंगे? ये वफादार सिपाही की तरह आप साथ तो खड़ा कब तक खड़ा रहेगा? उसकी भी कुछ अपनी आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं। क्या आप, अगर सरकार आपकी बनती है, तो मीडियम क्लास के लिए आप क्या करेंगे? संजय जी, मैं बड़े निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि जब मैं बहन बेटियों से, चाहे किसी धर्म मजहब क्यों, जी, जैसे मंगलसूत्र की बात जब आई तो लोगों ने कहा कि सोना इतना महंगा हो गया है कि मंगलसूत्र क्या, एक पैर खरीदना महंगा है, मुश्किल है जी। तो ये सब समस्याओं को लेकर के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो मीडियम क्लास के लिए सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। और यही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी, हमारे बड़े भाई माने न माने, लेकिन कहीं घेर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि सरकार भाजपा बनेगी, मैं बहुत बड़ा विश्लेषक तो नहीं हूँ, बात करते हैं सरकार भाजपा बनेगी, लेकिन जो आप 400 पार कह रहे हैं संजय जी, ईश्वर चाहेगा 4 तारीख को फिर हम आप बैठेंगे। 400 पार तो नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश जो मैं देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में कहीं पीछे नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस हवा में लोग कह रहे हैं, हम लोग जमीनी लोग हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है इस प्रदेश की। जो हम आपसे कह रहे हैं, हम लोग सबकी चर्चाएं करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मीडियम क्लास इतना वफादार होने के बावजूद भी उनको कोई राहत बीजेपी से नहीं मिलता। यामिन कादरी साहब जी, सुनील जी बोले, कुछ बोल रहे थे। हाँ, इसी तरह से अगर हम किसानों से चर्चा कर रहे हैं, तो बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ चीजें अच्छी की, कुछ चीजें बुरी की। जैसे खाद इस सब है 50 किलो आती थी यूरिया, आपने 45 किलो कर दिया। संजय जी, इस देश में अगर कोई परेशान है तो सबसे हमारा अन्नदाता परेशान है। अन्नदाता से ज्यादा कोई परेशान नहीं है, जो लघु मध्यम किसान है। सबसे ज्यादा इस सरकार नहीं, 70 सालों में मानता हूँ, 75 सालों में सबसे ज्यादा दुखी हमको वही नजर आ रहा है।
हम आप आज इसी बैठ के बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष दोनों बैठे हुए हैं कि जरा उस अन्नदाता को आप देख लीजिए जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, और हम लोग तरफ इसमें गन्ने का काम चल रहा है, गन्ने खेत में वो कैसे पानी लगा रहा है, पानी तक नहरों नहीं आ रहा है, ट्यूबवेल से पानी ले रहा है, उसका भी पैसा देना पड़ रहा है उसको, उसके बावजूद जब फसल तैयार होती है तो जानवरों से बचाने की एक समस्या पैदा हो गई, नई समस्या आ गई है। क्योंकि इसमें सरकार में योगी आदित्यनाथ दोष नहीं दे रहा हूँ, उन्होंने देखे जानवरों के लिए कितनी बड़ी स्कीम चलाई, गौशाला बनवाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने गौशाला बने, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए था कि अगर गौशाला बन गए तो गायें सड़कों क्यों घूम रही हैं। ठीक है। चारों तरफ कुछ ब्यूरोक्रेट ऐसा भ्रष्टाचार का आतंक फैलाए हुए हैं संजय जी कि अभी आपने भी देखा होगा, एक 700 करोड़ का नया घोटाला आया है पंचायती राज का, जिसकी अटल राज जी ने जांच का आदेश भी दिया पूरे प्रदेश भर का। तो ये चंद ब्यूरोक्रेट, मैं सबको नहीं कहूंगा, चंद ब्यूरोक्रेट जो मुख्यमंत्री जी को घेर लिए हैं, इन पर मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, निवेदन साथ कर रहा हूँ, अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो जो पूर्व सरकारों का हाल हुआ, यही ब्यूरोक्रेट, चंद ब्यूरोक्रेटों ने मिट्टी मिला दिया सरकार को। मुख्यमंत्री के लाख प्रयास बावजूद सत्ता नहीं लौट पाई। अपर्णा जी से, जी सुनील जी, आपके इस विश्लेषण का अपर्णा जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन मजबूरी है, अल्प विराम का मुझे आदेश मिल रहा है, तो फिलहाल लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम, फिर चर्चा पर लौटेंगे। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। खोज करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। एमप्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की टटोलेंगे नब्ज। अस्पतालों से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण होगा। किसकी लापरवाही, किसकी ढिलाई, सबसे होगा जवाब तलब। देखिए प्राइम पब्लिक सरकार में
यूपी का मेडिकल चेकअप सिर्फ प्राइम टीवी पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। तो चर्चा गर्मा गर्म जारी है। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चलिए आजम साहब, आपके पास आरोपों की झड़ी थी। रजनीकांत जी ने बहुत कुछ बोला था, है ना? तो पीडीए को लेकर के जो सवाल रजनीकांत जी की ओर से खड़े हुए हैं, खास करके यादवों को कम प्रत्याशी बनाया जाना या यादव परिवार पर जो सवाल खड़े किए हैं, उस पर आपका जवाब चाहेंगे। जी संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने इस बार यादव और मुस्लिम प्रत्याशी कम दिया है। यही इन लोगों को परेशान कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ने ये कौन सी रणनीति अपना ली और उनके पिछड़ों वोटों को खींचने के लिए हम लोगों की ये रणनीति रही है। ये हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि हम मुस्लिम और यादव के साथ खड़े हैं, बाकी किसी का हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो हम लोगों ने अपनी रणनीति चेंज करी। इस बार यादव और मुस्लिम के अलावा हमने पिछड़े वर्ग को अधिक से अधिक संख्या में टिकट्स दिए। हमने 11 कुर्मी लड़ाए हैं, आप समझ सकते हैं। 6 निषाद लड़ाया हमने, निषाद बिंद लड़ाया है। इसी तरह से SC/ST सीटों के अलावा 2 SC हमने अयोध्या जैसी सीट से अवधेश प्रसाद जी को लड़ाया है SC समाज से, और मेरठ से भी हमने SC समाज से योगेश्वर वर्मा को लड़ाया है। यानी हमने सिर्फ सुरक्षित सीट पे ही नहीं दिया दलित को, बल्कि जनरल सीट पे दलित को चुनाव लड़ाया है। तो ये हमारी एक वृहद कैनवस की सोच थी, उसके पालन में हमने ये किया। अरे आजम साहब, ये तो आपकी सोच थी अपने जगह है, लेकिन जो 2019 का जो आंकड़ा बताता है ओबीसी का वोटों का परसेंटेज, कांग्रेस को गया 19.5, बीजेपी को 37.4 और अदर्स को 26.4। संभवतः यही वजह रही कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ओबीसी प्रत्याशी उतारे कि अगर ओबीसी वोट बैंक में सेंध मार लिया जाए तो पूर्वांचल में शायद रण जीतना आसान होता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि ओबीसी वोटों का महत्व है। उसी महत्व को देखते हुए ही हम लोग, और दूसरे जो हमारी पार्टी पे बार बार चस्पा करने की कोशिश की गई कि सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी है, उस चीज़ को, उस नैरेटिव्स को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने अपने पीडीए के फार्मूले को बहुत ईमानदारी से पालन किया और उसके परिणाम हमें अच्छे मिलने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जौनपुर की एक सीट की हम चर्चा कर लें, जैसे वहाँ बाबू सिंह कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चूँकि वहीं के रहने वाला हूं, मैं गया था तो वहां मुझे मौर्य और कुशवाहा समाज से बिल्कुल 80-90% लोग वोट दिया है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। चलिए, ये तो 4 जून को पता चलेगा, इसलिए हमें इसका अच्छा फल मिलने जा रहा है। चलिए, ये तो 4 जून को पता चलेगा। रजनीकांत जी भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्वांचल में जातियों के समीकरणों को जो साध लेगा वो संभवतः वहां पर ये 13 सीटों पर विजय हासिल कर लेगा। देखिए लेकिन इस बार जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने भी बड़े सोच समझ के प्रत्याशी उतारे हैं, मिर्जापुर में आप जानते ही होंगे 2 सांसदों की लड़ाई हो गई है भाई। समाजवादी पार्टी ने किस तरह से रमेश बिंद को पार्टी में न सिर्फ शामिल कराया बल्कि वहाँ से चुनाव मैदान में भी उतार दिया। इस तरह से तमाम ऐसे नाम हैं जिसका मैं जिक्र कर सकता हूँ कि बड़े सोची समझी रणनीति के तहत जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हुई है, और ये यहाँ पर माहौल को काफ़ी कहा जा सकता है कि दिलचस्प बना रहा है, मुकाबला काफ़ी टफ बना रहा है। जी नहीं, देखिए ये अपने अपने चश्मे से देखने की बात है कि कैसे कौन उसको देखता है। जहाँ तक रह गई कि वोटरों की बात, विभिन्न जातियों के वोटरों के बात भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे पास उसके लीडर हैं। जैसे आपने कुर्मी की बात की तो अनुप्रिया पटेल वहाँ पे लीड करती हैं, वहाँ के सक्षम लीडर हैं जी, और वो हैं राजभर हैं, संजय निषाद हैं पूर्वांचल में। देखिए निषादों का वोट भी है। हम गोरखपुर में जी ओम प्रकाश राजभर तो खुद संघर्ष कर रहे हैं, खुद से ही है संघर्ष करें, लेकिन में आपको खबर आ गई होगी कि 2 दर्जन से ज्यादा वहाँ के स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ता नहीं हो सकता मेरे आपके पास खबर हो, मेरे पास कुछ ऐसी खबर नहीं है। लेकिन रवि, जहां तक हम गोरखपुर के रहने वाले, मैं बताऊं गोरखपुर में हम रवि किशन शुक्ला लड़ रहे हैं चुनाव। गोरखपुर में निषादों का वोट बहुत ज्यादा है, लेकिन निषाद हमारे साथ है वहां, जबकि सपा की प्रत्याशी काजल निषाद है।
लेकिन गोरखपुर में तो सबसे बड़ा फैक्टर वो है ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैक्टर। नहीं, फिर क्यों? फिर क्या बात? फिर जातियों की क्यों बात? फिर दो तरफी बातें नहीं होनी चाहिए। इक्के दुक्के सीट है ना वाराणसी में, फिर दो बातें नहीं होनी मान करके चलता हूं कि जातीय समीकरण नहीं, क्यों नहीं? अगर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं तो जातियों का क्यों नहीं? अगर हर बात है तो उत्तर प्रदेश के हर सीटों पे बात करिए। नहीं, अलग अलग जगह होता है। मैं ये कह रहा हूं चुनाव लड़ेंगे, देखिए हमें वोट हर जाति का मिल रहा है, एनडीए गठबंधन को हर जाति का वोट मिल रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब जैसे अभी एक बात आता मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र छीनने की बात थोड़ी ना है। अरे मंगलसूत्र जो उस समय के कानून व्यवस्था से उतर गए लोगों को, महिलाओं की, ये उसकी बात है। ये नहीं है कि सोना महंगा हो गया, कि चांदी महंगा हो गया, कि मंगलसूत्र बनेगा, कि उतारा जाएगा। ये बातें समझने की होती हैं। और जहां तक सुनील त्रिपाठी जी ने कहा, नहीं, वो विरासत टैक्स को लेकर के ये बात आई नहीं, वो सब नहीं, ये हरदम रहा है। सुनील त्रिपाठी जी बिल्कुल सही। और सुनील जी मध्यम वर्ग वोटर भाजपा को वोट दे रहा। और आपने जो एक बात रखी कि मैं उससे उम्मीद, तो अगर मैं सत्ता में हूं, अगर तो अभी उत्तर प्रदेश में तो है ही हूं, और आपकी बात को अमल करूंगा। अपने नेता से कहूंगा कि इस पर बात करें और पत्रकारों के लिए बात करें, और इस पर मैं गठबंधन में बात करूंगा। इस पर ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं अपने नेता से कहूंगा कि ये बातें सुनील जी की जेन्युइन है। सुनील जी जरा कुछ बोल रहे हैं, सुन लें। बोलिए। मैं संजय जी अपने बड़े भाई रजनीकांत मिश्रा जी को प्रणाम करता हूं। कम से कम उन्होंने पत्रकारों की वेदनाओं को समझने का प्रयास किया, जो मैंने प्रस्तुत किया आप सामने, कि हम अपने गठबंधन में उच्च पदाधिकारियों से बात करेंगे। और ये जो मैं कह रहा हूं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं कि सचिवालय के अंदर छोटे छोटे पत्रकार जो खबर लेके जाते थे, वो आज 5 सालों से सचिवालय प्रवेश पत्र नहीं बन रहे हैं उनके, और उनकी लाइव जांच ऐसी होती है जैसे लग रहा कोई बहुत बड़े अपराधी हूं उत्तर प्रदेश के। ये अगर इसे व्यवस्था लागू है तो ये मेरी से सूचित नहीं, क्योंकि मीडियम क्लास के बड़े पत्रकारों के लिए कोई दिक्कतें नहीं है, उनके लिए कोई पास जरूरत है, एक मानता कार्ड उनका राज्य मुख्यालय का है, ठीक है। लेकिन जो छोटे पत्रकार गांव की खबरें लाके सरकार तक पहुंचाते थे, वो आज सचिवालय पास से और मानता से, विज्ञापन से, तीनों से वंचित हो गए। जो हमारे बड़े भाई मिश्रा जी कह रहे हैं, तो क्या मिश्रा जी से मेरा छोटा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में क्या मंगलसूत्र खरीदना आसान रह गया है मेरे भाई? ये पूरे हिंदुस्तान में सोना महंगा है। जिस समय सोना पूरे हिंदुस्तान में महंगा, खाली उत्तर प्रदेश की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्या बहन नहीं, जो चीज पटल पे है, जो चीज पटल पे है, उस पे हम क्या बहस करें आपसे? जो चीजें सामने हैं, जो सोना महंगा है वो पूरे हिंदुस्तान में महंगा है। कहीं पे थोड़ा कम होगा, कहीं पे थोड़ा ज्यादा होगा। जो नजदीक की जगह होंगे वहां टैक्स कम होंगे, कहीं ज्यादा होंगे। जो मीडियम क्लास अपनी बहन बेटियों की शादी करता था, आज वो कितना परेशान है। वो बहन बेटियां मंगलसूत्र खरीदने परेशान हो रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं मिश्रा जी, ये समाज के लोग कहते हैं हम लोगों से। मैं कह रहा हूं आपसे, आप एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ हैं, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, आपकी सत्ता में अच्छी पकड़ है, लोग जानते हैं आपको, इसलिए मैं आप सामने रख रहा हूं कि हो सकता है ये आवाज ऊपर तक आप पहुंचा दें। और आपने स्वीकार किया कि मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा, इसके लिए मैं एक बार आपको फिर प्रणाम करता हूं। जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। रजनीकांत जी, निश्चित तौर पर मंगलसूत्र के महंगे होने से एक सांकेतिक भाषा में सुनील त्रिपाठी जी ने ये कहा कि आज महंगाई चरम पर है। इसका जवाब दीजिए उनको। देखिए, मैंने बोल दिया कि महंगाई सोने की महंगाई है, इसमें कहीं ये फंड बट नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से ये गवर्न होता है। और हिंदुस्तान में सोना महंगा है, और हिंदुस्तान में नहीं, जहां से सोना ही नहीं, पेट्रोल, डीजल, और दाल। अभी बात तो मंगलसूत्र पे हुई, दाल पर तो हम लोग बहुत चर्चा कर चुके। अब चुनाव अब तो लास्ट चरण में है, फिर इस पे करेंगे। देखिए, अभी जो एक सवाल मेरा और छूट गया है, मैं चाहूंगा मिश्रा जी से कहने के लिए, क्योंकि मिश्रा जी किसानों नेता हैं, 1 मिनट हमको मौका दे दीजिए। और जी बोलिए। मेन मुद्दा देखिए, आज इस समय गर्मी सीजन चल रहा है, सब्जियों के लिए किसानों को डीजल की आवश्यकता पड़ती है। कोई ऐसा कानून आप लाइए कि जो किसान हैं उनको सस्ते दर पर डीजल उपलब्ध कराया जाए। वही डीजल क्लास 1 का अफसर ले रहा अपनी गाड़ियों में, वही डीजल वो बेचारा किसान ले रहा है, जिसके तन पर न रोटी है न पेट में रोटी है। तो इसके लिए भी आप किसानों नेता हैं, आप कोई किसान का ऐसी व्यवस्था कराइए कि उनकी डीजल की व्यवस्था अलग हो, उसका रेट सस्ता हो। क्या ऐसा कराएंगे आप किसानों के लिए? आपका सुझाव नोटेड। देखिए, जितनी मेरी कैपेसिटी होगी, मैं अपने नेता के पास ये बात रखूं, अपने नेता के पास रखूंगा। मेरा नेता वहां रखेगा, क्या होगा
मैं आपको पूरे विश्वास से तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसको मैं रखूंगा जी। देखिए, मैं खुले मन से आपसे ये बात कर रहा हूं। देखिए, अब दो चीजें आई। एक तो हमारे ऊपर ब्लेम लगता है कि हम एनडीए में चले गए, 700 किसानों के हत्या, बार बार ये बातें कही जाती हैं जी। जब किसान आंदोलन चल रहा था, सुनील जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश टिकैत जी ने जब आंसू बहाए, किसने आंदोलन को खड़ा किया? चौधरी अजीत सिंह ने। कि तू बैठ, मैं आता हूं। वो आंदोलन खड़ा हो गया तो उसी दिन खत्म हो गया होता। और नतीजा ये निकला कि मोदी जी को उस कानून को वापस लेना पड़ा, और हम लोगों ने मोदी जी को धन्यवाद दिया। क्यों नहीं देंगे धन्यवाद? अगर मोदी जी ने अच्छा काम किया तो धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन रजनीकांत जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी यही कहती है कि उनके दबाव में आकर के मोदी नहीं, इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं था। दबाव में आकर एक मिनट, ये लोग तो कहीं गए ही नहीं, ये लोग तो निकले ही नहीं। हमने राहुल जी का यात्रा का स्वागत किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने कहा था नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, मैं हिंदुस्तान को समझने निकला हूं। क्यों नहीं मुड़ गए एक मिनट के लिए? नहीं गए। अभी किसानों का आंदोलन गए, क्यों नहीं राहुल जी चले गए? 10-10 हजार किलोमीटर चल रहे हैं, क्यों नहीं चले गए? मेरा ये सवाल है। अरे मिश्रा जी, अभी विदेश चले जाएंगे चुनाव के बाद। सुनिए मेरी बात। देखिए, जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, हमारे नेता मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद के बाद जाके तो विपक्ष में बैठे थे ना, राज्यसभा में वो कहां बैठे? जहां वो बैठते थे उनको भगाया गया। त्रिपाठी जी इसको याद रखिएगा। उनको खड़गे जी जैसे नेता ने कहा कि उधर जाओ, उधर जाओ, उधर बैठो। कि अगर कोई अच्छा काम होगा तो हम धन्यवाद नहीं देंगे। अगर मुलायम सिंह जी ने कुछ अच्छा काम किया है तो क्या हम लोग उसको नहीं कहते हैं? कहते हैं। अगर नेहरू जी ने अच्छा काम किया, क्या मैं IIM IIM के बात नहीं किया हूं? सम्मान मिला। तो ये चीजें देखिए, ये ब्लेम लगाना, और फिर उन्होंने मेरी बात मानी। जब पुलिस भर्ती में उम्र घट गई, पूछिए कितना आंदोलन इन लोगों ने किया? क्या किया? ये कंधे से कंधा नहीं मिला है। मैं सपा के साथ था, अकेला आंदोलन मैंने विधानसभा घेरने का किया। राष्ट्रीय लोकदल ने अकेले विधानसभा घेरा, और उसके दूसरे दिन योगी जी ने 2.5 साल उम्र बढ़ाई। तो क्या मैं योगी को धन्यवाद नहीं दूंगा? अगर अच्छा काम करेगा तो धन्यवाद नहीं दूंगा। ये तो परंपरा है ही, ये परंपरा है। वो आपको बुरी लगती है तो लगे। और फिर जब मैंने आकलन किया, तुलनात्मक चार्ट बनाया, तो मुझे लगा कि इनसे बेहतर ये हैं, मुझे यहीं रहना चाहिए। इसका जवाब मैं आज दे दिया। जो बार बार कहा जाता कि हत्यारा और ये वो, उनके साथ समझौता। लाठियां हमने अकेली खाई, आंदोलन हमने अकेला किया, महिलाओं को, खिलाड़ियों के लिए अकेले लड़े। जयंत चौधरी जंतर मंतर पर गए, कोई नहीं गया। एक दिन इनके एक प्रवक्ता बैठे तो उन्होंने कहा पूजा शुक्ला गई। अरे पूजा शुक्ला कौन बहुत बड़ी नेता है समाजवादी पार्टी की? सुनील जी, मैं रजनीकांत जी से कहूंगा कि सोच समझ के बयान दे, कहीं वो वक्त ना आए कि फिर ये बताने लगे नहीं समाजवादी पार्टी का विचारधारा हमें अच्छा लगा। चलिए आजम साहब, एक मिनट जी। बयान मैंने जो दिया, कोई सब जेन्युइन दिया है और सब पटल पे दिया, सब चीजें दिखाई दी हैं। नहीं, जो हुआ असल में कुछ श्रेणियां ऐसी होती है, जैसे ममता बनर्जी। सही कह रहे हैं आप सुनील जी। ममता बनर्जी को लेकर के मैं दावे के डंके की चोट पे यह कह सकता हूँ कि भाई उन पर उसी तरह आप विश्वास कर सकते हो जैसे नीतीश कुमार के ऊपर। तो इसलिए सियासत में आप पत्रकार हो, आपका आकलन हो सकता है। आजम खान साहब जी 700 किसानों की विधवाओं के मंगलसूत्र भाजपाइयों ने छीने हैं। 700 विधवाएं हैं किसानों की, जो आंदोलन हुआ था। क्या जरूरत थी इस बात की? अगर वो चाहते तो समय से आंदोलन को बातचीत कर लेते, वार्ता करते। अरे आपने क्यों नहीं मेहनत किया उस पे? आपने क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? नहीं, क्यों नहीं लड़ी? आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? आजम भाई, आप लड़ाई क्यों नहीं लड़े? हमने लड़ाई लड़ी। अगर वो चीज गलत थी तो आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? कांग्रेस ने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? तब तो इसका जवाब दे दीजिए ना कि आप ट्विटर पे क्यों लड़ते हैं? आप कमरे में क्यों लड़ते हैं? हम लोग उनके साथ नहीं है ना, हम लोग उनके साथ नहीं खड़े थे, तो उसके बावजूद उनको खालिस्तानी और विपक्षी कहा गया। क्यों नहीं बोले? क्या नहीं कहा गया उनसे? क्यों नहीं बोले भाई? क्यों नहीं कहा गया? किसानों को क्यों आखिर कहा गया कि देशद्रोही हैं? आप क्यों वो नहीं बोले? किसान देशद्रोही था। आप कहने के हकदार नहीं, क्योंकि आपने उनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ी।
देखिए नहीं, आप नहीं ये सिंपैथी लेने की कोशिश मत करिए। आप लोग ये झूठी बातें कर रहे हैं। 700 विधवाओं के मंगलसूत्र आप झूठी बातें कर रहे हैं। उसके जिम्मेदार आप हैं और आरएलडी है, उसके जिम्मेदार आप हैं, इसलिए कि आपने उनका कोई मदद नहीं किया। और इन्हीं लोगों ने, भाजपाइयों ने कहा कि उसके जिम्मेदार सपा और कांग्रेस है। भाजपाइयों ने कहा कि किसान खालिस्तानी है, देशद्रोही है और विदेशी है। पता नहीं क्या क्या मीडिया ने उस टाइम कहा किसानों को। क्या है वो किसान भारत के बाहर के किसान थे? बिल्कुल नहीं, यही भारत। लेकिन आजम साहब ये तो आप भी ये तो आपको भी मंजूर नहीं होगा ना सुनील जी को मंजूर होगा ना रजनीकांत जी को मंजूर होगा कि लाल किला पर फहराता हुआ तिरंगा कोई इंसान उसको चढ़ करके और जिस तरह से उसको उतारने की कोशिश किया था, अपमानित किया था, तो उसको देशद्रोही तो हम भी कहेंगे। तो वो किसी एक आदमी को उसको सुनील जी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति को कहेंगे ना, उस व्यक्ति को कहेंगे कि पूरे किसान मूवमेंट को कह देंगे। देशवासी उसको किसान नहीं मानेगा। बिल्कुल नहीं। उस आंदोलन में खालिस्तान इनपुट को नकारा नहीं जा सकता है। उस आंदोलन क्योंकि किसान कभी भी प्रोटेक्ट थे कहीं से, तब जाके ऐसा क्रिटिकार किया। सुनील जी आंदोलन के उस व्यक्ति आजम बोलिए। उस आंदोलन के उस व्यक्ति को, उस समूह को आप जो चाहे कह सकते हैं, उसके बदले पूरे देश के किसान को ये नहीं कहा जा सकता, पूरे किसान आंदोलन को ये नहीं कहा जा सकता। ये चुनाव देखिए, भाजपा इसलिए बौखलाई हुई है, ये चुनाव बुनियादी मुद्दों पे हो रहा, महंगाई पे हो रहा, बेरोजगारी पे हो रहा, संविधान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हुआ और लोकतंत्र में जो तानाशाही लाई गई है, उसके खिलाफ ये चुनाव है। और जनता इन्हीं बुनियादी मुद्दों पे वोट दे रही है। यकीनन भाजपा को ये 4 जून को पता चल जाएगा। चलिए, अपर्णा जी संभवतः लगता है तकनीकी कारणों से हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं है। रजनीकांत जी, आज मोर्चा आप ही को संभालना होगा क्योंकि एनडीए का प्रतिनिधित्व आप ही कर रहे हो। भाई जवाब दे दीजिए आजम खान साहब के सवाल का। देखिए, आजम खान साहब जो कह रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं ना कि भाई जब वो आंदोलन चल रहा था और किसानों के साथ दुर्दशा हो रही, तो आप थे कहां? आप कहने के हकदार नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनके साथ लड़ रहा था जी। आज मैं एनडीए गठबंधन में था, तब मैं आपके साथ था। आपने कोई एक कदम नहीं उठाया। हम तो कंधे से कंधा मिला के आपका इंतजार कर रहे थे ना कि आइए मेरे साथ खड़े हो जाइए। आप कहां थे? आप नहीं थे। जब महिला खिलाड़ियों के साथ कुछ हो रहा तो आप कहां थे? मैं तो खुली किताब की तरह गया हूं। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं नहीं गया हूं? तो आप इसको वोट का मुद्दा मत बनाइए। लेकिन रजनीकांत जी बार बार उस समय किसान संगठन, किसान आंदोलन की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इसमें इनपुट दूंगा, सुनील जी भी सहमत होंगे कि बार बार हर एक किसान संगठन ये कह रहा था कि जो केंद्र सरकार है वो एक बार बातचीत कर ले। आप लोग भी वहाँ थे, आप लोगों की नुमाइंदगी मंजूर नहीं हुई, कई राउंड की बैठक भी हुई, उसके बावजूद आप उसी सरकार का पार्ट बनने जा रहे हैं। नहीं, हमने ये थोड़ा समझ से परे है। एक मिनट, हमने उस कानून को वापस करवाया और उन्होंने स्वच्छता से किया। चलिए, ठीक है। और हमने जब बताया तो आपसे कि अभी हमने जब उसका एक आकलन किया तो मुझे लगा कि मुझे यहीं रहना चाहिए। हम तो अंत समय तक राज्यसभा में भारत रत्न श्रद्धेय चौधरी साहब को मिलने के बाद भी मैं इन्हीं के साथ बैठा। वो काम तो इन्होंने किया। नहीं, ठीक है। सुनील जी, अब भाई आप अपना विश्लेषण दे दें जिससे आप डिबेट को समाप्त तो करें। हाँ। संजय जी बहुत मुझे आनंद आ रहा है कि कल मिश्रा जी और आजम खान साहब एक साथ कंधा मिला के चलते थे। मुझे गजल याद आ रही, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करूं ये समय बेवफा है। बहुत सही है, बहुत सही। तो ये वक्त का तकाजा है कि कल तक कंधे में कंधा मिलाने वाले दोनों भाई हमारे आज प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे तलवार चला रहे हैं। जी चलिए। हालांकि शब्द बाण कहिए, तलवार नहीं कहिए। शब्द बाण, शब्दों का बाण। चलिए, चर्चा समाप्ति का अंदर से इशारा हो चुका है। सुनील जी, चर्चा का अंत आपने बहुत शानदार किया। हालांकि चर्चा समाप्त करने का वक्त हो गया है, इशारा भी हो चुका है।
फिलहाल जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अंत में जो कुछ आपने कहा वह वाकई काबिले तारीफ है और सियासत में संभवतः यही देखने को मिल रहा है। इसीलिए चलिए, जो होगा 4 जून को पिटारा खुल जाएगा। ईवीएम से जब काउंटिंग शुरू होगी तो देखना होगा कि किसको खटाखट सीटें मिल रही हैं और कौन खटाखट जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। खोज करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ।